प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका व्याकरण का टीचर, हिंदी प्लस व्याकरण दोनों ही मैं पढ़ाऊँगा। तो आज मैं व्याकरण पढ़ा रहा हूँ। मैं मिस्टर एलन विश्वे। आज आपको व्याकरण का कक्षा 8 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो सब बच्चों ने बुक ले ली होंगी। बुक नहीं ली तो बुक लीजिए, और बुक में बहुत सारा फिल करना है, वो आपको साथ साथ करते जाना है। तो मैं आज आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ग्रामर का। तो ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर इस प्रकार है। देखिए, फर्स्ट चैप्टर का नाम है भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण एवं साहित्य। लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट, ग्रामर एंड लिटरेचर। तो अब इसको मैं पढ़ता हूँ, आप लोग समझिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसका संपर्क समाज के अन्य लोगों से होता है। उन तक अपने भावों एवं विचारों को पहुँचाने के लिए उसे भाषा की आवश्यकता पड़ती है। सही बात है। जो मानव है, जो मनुष्य है, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, उसको एक दूसरे से बोलने के लिए एक भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। भाषा शब्द की उन्नति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट वाणी। यह वाणी का वरदान ईश्वर से केवल मनुष्य को ही दिया है। अन्य जीवों में विशिष्ट बनता है, अन्य जीवों से विशिष्ट बनता है। उपरोक्त विवरण के आधार पर भाषा को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। देखिए, भाषा सार्थक ध्वनियों का वह समूह है जिसके माध्यम से हम अपने विचार एक दूसरे के सामने रखते हैं और दूसरों के विचार ग्रहण करते हैं। सही बात है। भाषा, बोली, जो हम आपके सामने बोलेंगे वो आप समझेंगे, जो आप बोलेंगे वो हम समझेंगे, तो ये कहलाती है भाषा। कभी कभी संकेतों के द्वारा भी अपने भावों का आदान प्रदान किया जा सकता है। जैसे यातायात पुलिस का सिपाही गाड़ियों के चलते तथा रोकने के लिए संकेत करता है, लेकिन कभी कभी संकेत अस्पष्ट होने के कारण उनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता, इसलिए इसे भाषा नहीं कहा जा सकता। तुमने देखा हो, कभी ट्रैफिक पुलिस वाला है जो ये हाथ देता है कि रुक जाओ, फिर कहता है इशारा चल करता है बढ़ जाओ, तो एक दूसरे का ट्रैफिक, तो वो संकेत, यानी वो आपको क्या कहता है, इशारा करता है। अब भाषा के रूप, भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं, एक तो लिखित और एक मौखिक। तो पहले मौखिक रूप बताया गया है, ठीक है ना। अपने विचार बोलकर प्रकट करने में सुनकर ग्रहण करना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। अपने विचार बोलकर प्रकट करना और सुनकर ग्रहण करना भाषा का मौखिक रूप है। जैसे हम बोले कुछ और वो सामने वाला बोले, तो ये मौखिक रूप है। यही भाषा का मूल रूप है। इसे सीखने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। भाषा के इस रूप का प्रयोग सबसे अधिक होता है भाषण, वाद विवाद, कहानी सुनना, कविता पाठ, समाचार वाचन, संवाद बोलना आदि भाषा के मौखिक रूप हैं। यह भाषा का अस्थायी रूप कहलाता है। यानी कोई आपके सामने बोले वो उसका अस्थायी रूप है। अब लिखित भाषा, लिखित भाषा का जन्म मौखिक भाषा के उपरांत हुआ। यह भाषा का स्थायी रूप कहलाता है। मौखिक के बाद लिखित का, इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। यह ज्ञान के संचय का साधन है। निबंध लेखन, अनुच्छेद लेखन, कविता लेखन, कहानी लेखन, पत्र लेखन, संस्मरण तथा लेख आदि लिखित भाषा के रूप हैं। जो जिस चीज को अपन लिखते हैं वह लिखित भाषा हो जाती है या कहलाती है। भाषा के कुछ अन्य रूप है। मातृभाषा, मातृभाषा होती है जो घर में बच्चा बोलता है, सीखता है अपनों से। मनुष्य के जन्म स्थान से जुड़ी भाषा मातृभाषा कहलाती है। जैसे किसी ने पंजाबी में जन्म लिया तो उसकी मातृभाषा पंजाबी होगी, समझ में आया ना। किसी ने पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि मनुष्य जिस भाषा को अपने परिवार के लोगों से ग्रहण करता है वह उसकी मातृभाषा है। जैसा बच्चे का जन्म हुआ, जैसा घर में बोलेंगे, चाहे इंग्लिश में बोले, चाहे हिंदी में बोले, चाहे उर्दू में बोले, तो वो ही उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है और वो ही बोलता है, तो वही मातृभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा, किसी भी देश के अधिकतर निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। प्रत्येक देश की अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे भारत में हिंदी, अमेरिका में अंग्रेजी, पोलैंड में पोलिश, जापान में जापानी, रूस में रूसी आदि। ये तो सबको पता है कि अपनी यहाँ की मातृभाषा, जो जिस देश में रहता है उस देश की मातृभाषा अलग होती है।
राजभाषा किसी भी देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज करने के लिए स्वीकृत भाषा राजभाषा कहलाती है। भारत में 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा से हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। 14 सितंबर 1949 49। भारत में इस दिन अर्थात 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह एक क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हमेशा 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब मानक भाषा समाज के शिक्षित वर्ग तथा विशिष्ट जनों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को मानक भाषा कहा जाता है। यह भाषा व्याकरण सम्मत होती है। अब इसके बहुत से मानक रूप बताए हैं। एक चार्ट है पेज नंबर 6 पर, आपको देखना है उसको। 2 चार्ट बनाए हैं, देखिए। भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोंगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, नेपाली, उड़िया, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, संथाली, सिंधी, संस्कृत, तमिल और तेलुगु। ये 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्रदान की गई है। हिंदी भाषा की विशेषताएं। हिंदी पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा है जो बोलने और लिखने में के समान है। सबसे इजी है और सबसे कठिन भी है हिंदी। इस मात्राओं का खेल है, बिंदी का खेल है इसमें। तो हिंदी भाषा को सर्वाधिक बोली जाने वाली लोकप्रिय भाषा है। सबसे ज़्यादा हिंदी ही बोली जाती है। लिपि चिन्हों के नाम व ध्वनियों में कोई अंतर नहीं है। जैसे रोमन के अक्षर बी की ध्वनि बा है, परंतु हिंदी में अक्षर आ की ध्वनि भी आ ही होती है। हिंदी फिजी देश की राजभाषा है तथा यह मॉरिशस, त्रिनिदाद और टोबैगो, सूरीनाम, मलेशिया आदि में भी मुख्य रूप से बोली जाती है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा तथा संपर्क भाषा है। देखिए, यह भारत के 18 करोड़ निवासियों की मातृभाषा तथा 30 करोड़ लोगों की संपर्क भाषा है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार तथा झारखंड मुख्य हिंदी भाषा प्रदेश हैं। भारत में सर्वाधिक पत्र पत्रिकाएं व पाठक हिंदी भाषा के हैं। पाठक यानी पढ़ने वाले, बोलने वाले, पठन करने वाले। दूरदर्शन पर प्रसारित विज्ञान समाचार तथा सभी लोकप्रिय धारावाहिक एवं कार्यक्रम हिंदी में ही होते हैं। हिंदी भाषा का शब्द भंडार अत्यंत विशाल है, बहुत बड़ा है। इससे कई भाषाओं के शब्द समाहित हैं, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली आदि। लिपि। अब आया लिपि। भाषा खत्म हो गया, अब आया लिपि। वर्णों का उच्चारण ध्वनियों के माध्यम से होता है। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। ध्वनि का लिखित रूप लिपि कहलाता है। ध्वनि मीन्स आवाज। देखिए, ध्वनि को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहती हैं। यह इसकी डेफिनेशन है। सभी भाषाओं की लिपियां अलग अलग होती हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जिसका विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है, जिसे बाएं से दाईं ओर लिखा जाता है। कुछ भाषाएं एवं लिपियां संस्कृत देवनागरी, मराठी देवनागरी, नेपाली देवनागरी, कोंकणी देवनागरी, कश्मीरी देवनागरी, संथाली देवनागरी। तो ये बहुत सी ये चार्ट है, इसको आपको जरूर देखना है। पेज नंबर 7 पर, अभी 6 पे बताया था, अब 7 पर भी है, तो इसको देखना है आपको। अब आया बोली, जो अपन बोलते हैं। देखिए, बोली भाषा का स्थानीय क्षेत्रीय रूप है। इसका रूप स्थायी नहीं होता, वह सदा बदलता रहता है। इसका प्रयोग अक्सर एक समूह के लोग अपने भावों विचारों से परस्पर आदान प्रदान के लिए करते हैं। इसका प्रयोग राजकाज व साहित्य रचना में नहीं होता। कुछ साहित्यकारों जैसे तुलसीदास, सूरदास, विद्यापति आदि ने क्रमशः अपनी बोली अवधी, ब्रजभाषा तथा मैथिली में रचना की। अवधी, ब्रज, मैथिली, राजभाषी, राजस्थानी आदि बोलियों में साहित्य की रचना हुई है। बोलियों इन निम्नलिखित भाषाओं को बांटा गया है। देखो, पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषी, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी इत्यादि।
तो एक छोटा चार्ट ये भी है, पूर्वी हिंदी, अवधी, बोली, बघेली है, हिंदी पहाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊं, मगधी, मगही, भोजपुरी, राजस्थानी, जयपुरी, मेवाती। अब आया ग्रामर, व्याकरण, ठीक है ना। अब आया व्याकरण। तो व्याकरण भाषा में मौखिक तथा लिखित रूप के सही ढंग से समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। व्याकरण द्वारा हमें भाषा के मानक रूप में नियमों की जानकारी मिलती है। इसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना पड़ता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के नियमों को सिखाकर उनके शुद्ध रूप में परिवर्तित करता है। यानी व्याकरण का काम है उसको शुद्ध करना, भाषा को शुद्ध बनाना। व्याकरण के अंग हैं वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, 3 है इसके अंग। तो अब फिर है साहित्य। साहित्य में गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, ठीक है। तो ये 3 अंग बताए। वर्ण विचार, इस अंग में वर्णों की बनावट, वर्णों के भेद, उनके उच्चारण, प्रयोग एवं संधि के विषय में जानकारी दी जाती है। संधि होती है जैसे जोड़ना, अलग करना है। शब्द विचार अंग, इस अंग में शब्द रचना, उसके भेद, शब्द संपदा, शब्द रूपांतर आदि तथा उसके प्रयोग व्यवहार का वर्णन किया जाता है। वाक्य विचार, इस अंग में वाक्य और उसके अंग, पदबंध, बनावट, भेद, वाक्य विश्लेषण, पद परिचय, शुद्धता, विराम चिन्ह आदि का ज्ञान मिलता है। कहाँ हमको रुकना है, कहाँ बोलना है, कहाँ विराम चिन्ह लगाना है, कहाँ पूर्ण विराम लगाना है, ये सब इसमें सिखाया जाता है। साहित्य में गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य में गद्यांश होता है और पद्य में कविता के दोहे होते हैं। तो ये मैंने जो आप चैप्टर पढ़ाया आज आपको, इसको मैं कल व्हाट्सएप करूँगा, तो उसको आप अच्छे तरीके से लिख लेना। और कुछ बुक से भी बुक में फिल करना है तो बुक का भी आपको, बुक का पेज में आपको भेजूँगा, जिसको आप अपनी बुक में फिल कर लेना ध्यान से, और दोनों हमको चेक कराना।